तो संधि प्रकरण है आज हमारा, है ना। और उसमें हम लोग संधि प्रकरण में अच संधि के काफ़ी सारे सूत्रों को पढ़ चुके हैं। आज केवल अंतिम के 4 या 5 सूत्र ही हमारे बचे हुए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। और उसके बाद जो हल संधि है दूसरे नंबर की, उसमें प्रवेश करते हैं। ठीक है। और व्याकरण की कक्षा प्रतिदिन सुबह के समय होगी और दर्शन वाली शाम के समय होगी। तो इसका आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि व्याकरण और दर्शन के काफ़ी सारे विषयों को हमें पूरा कर लेना है। दर्शन तो आपका पूरा ही समाप्त हो कर दूंगा मैं, और व्याकरण का भी लगभग 1-2 टॉपिक छूट सकते हैं, नहीं तो पूरा इन 10 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। और आज एक छोटी सी मीटिंग भी करूँगा आप लोगों के साथ में, जिससे जिसमें आप लोगों को जो भी विषय बच गए हैं तो उनकी तैयारी कहाँ से करनी है उसके लिए मैं आपको सोर्स बता दूंगा, ताकि आप लोग अपना उसका भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है। चलिए, तो हमारा यहाँ से आज पाठ शुरू होने वाला है, संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्षे। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गुरुकुलीय परंपरा के हैं, तो आप सभी को तो इन सूत्रों का अर्थ बहुत अच्छे से पता है। जो लोग नहीं हैं तो आप लोगों के लिए मैंने क्या बोलते हैं, कक्षा के शुरू से ही, सितंबर अक्टूबर से ही मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि आप अपने व्याकरण की पढ़ाई कहाँ से, किस माध्यम से, किसके द्वारा शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, शुरू पहले ही कर देना चाहिए, क्योंकि नेट के हिसाब से तो हमें थोड़ा सा गति से पढ़ना पड़ता है। एकदम बिल्कुल एक एक शब्द को समझेंगे, एक एक प्रक्रिया को समझेंगे, तो फिर तो एक एक घंटे में एक ही सूत्र हमारा हो पाएगा, है ना। तो आप लोग बारंबार पढ़िए। पुस्तकों के लिए मैंने आप लोगों को बारंबार बोल दिया है, फिर से बोल देता हूँ। पुस्तकों को लेने में आप अगर लापरवाही करते हैं तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी खरीद लीजिए गोविंदाचार्य जी की, और मूल लघु सिद्धांत कौमुदी खरीद लीजिए गीता प्रेस गोरखपुर की। और ये 2 सोर्स आपके पास होने चाहिए। और तीसरी पुस्तक अष्टाध्यायी का मूल, 50-70 रुपए में आ जाएगा अष्टाध्यायी का मूल। ये भाग भी आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि पिछले वाले सूत्रों की अनुवृत्ति आगे के किन किन सूत्रों में जा रही है। ठीक है। तो इसके लिए ये 3 पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप व्याकरण के किसी भी विषय को समझ पाएंगे। नहीं तो फिर नहीं समझ पे नहीं समझ में आएगा बिल्कुल भी। ठीक है। तो संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्षे, और ये वाला सूत्र जो है इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। प्रगृह्य संज्ञा के प्रकरण में परिभाषा सूत्रों के अंतर्गत भी हम इसे पढ़ चुके हैं। तो ये सूत्र क्या कहता है कि जो संबुद्धौ, तो संबुद्धौ किसे कहते हैं, संबुद्धि में, है ना। संबुद्धौ अर्थात संबुद्धि में। तो संबुद्धि कहते हैं एक वचनम संबुद्धि, अर्थात एक वचन को संबुद्धि कहते हैं। तो किसके एक वचन को संबुद्धि कहते हैं, तो संबोधन के एक वचन को संबुद्धि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक वचनम संबुद्धि ये भी एक सूत्र है अष्टाध्यायी का ही। तो संबोधन के एक वचन के रूप को हम लोग संबुद्धि कहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि जो संबुद्धौ अर्थात जो संबुद्धि निमित्तक, संबुद्धि निमित्त वाला जो ओ होता है ना, संबुद्धि में कुछ कुछ ऐसे रूप बनते हैं जिसमें हमें ओ दिखाई पड़ता है। कुछ कुछ शब्दों के रूप ऐसे बनते हैं जहां पर ओकार हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे रूपों में कह रहे हैं कि वाह अर्थात विकल्प से, मतलब एक बार प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी और एक बार उसका निषेध हो जाएगा। ठीक है। तो प्रगृह्य संज्ञा जो है वो विकल्प से होती है, और कहाँ होती है, किसके परे होने पर होती है। तो कह रहे हैं कि अवैदिके, अर्थात वेदों में प्रयुक्त होने वाला कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए। वेदों में वेदों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वैदिक विषय नहीं होना चाहिए। अवैदिके अर्थात वेदों से इतर विषयों में इति शब्द के परे होने पर। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक तरफ है विष्णु, है ना। तो बताइए मानसी, ये विष्णु रूप कहाँ का है, ये विष्णु शब्द के किस विभक्ति का ये रूप है विष्णु, ये वाला। पंचमी विभक्ति अथवा षष्ठी एक वचन। नहीं, उसमें तो विष्णु ऐसा बनता है ना। ये अ, यहाँ संबो पर बताइए। संबोधन का एक वचन है ये। ठीक है। समझ पा रहे हैं, संबोधन का एक वचन है ना, हे विष्णु। जी जी समझ जी पा जी। रहे हैं, संबोधन का एक वचन है ये विष्णु। और बाद में क्या जी है, हिति शब्द है। और हे विष्णु का जो प्रयोग है ये
वैदिक नहीं है, अपितु ये लौकिक प्रयोग है इसका, ठीक है। वैदिक प्रयोग नहीं है अपितु लौकिक प्रयोग है। तो कह रहे हैं कि पहले विष्णु का ओ होना चाहिए, यहाँ पर ओ आपको दिखाई पड़ रहा है ना, संबुद्धि निमित्त वाला ओ होना चाहिए। तो संबोधन के एक वचन वाला विष्णु है, इसमें ओ विद्यमान है और बाद में इति परे है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर विकल्प से प्रगृह संज्ञा होगी, ठीक है। तो विकल्प से प्रगृह संज्ञा का मतलब क्या है कि एक बार जो है इसकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर कोई भी संधि कार्य नहीं होगा, है ना। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रकृति भाव हो जाएगा, अर्थात जिस शब्द की जैसी प्रकृति है वह उसी अवस्था में विद्यमान रहेगा। तो विष्णु इति में संधि नहीं होगी, ठीक है। और दूसरे क्रम में क्या बता रहे हैं इसको, इसके तीन रूप बनेंगे विकल्प से, है ना। तो एक बार प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, लेकिन एक बार जो है प्रगृह संज्ञा का निषेध हो जाएगा। निषेध होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है एच और बाद बाद में है कोई भी अच, है ना। तो एचो यवा यावह जो है ये सूत्र लग जाएगा। तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अव ऐसा आदेश हो जाएगा, ठीक है। ओ के स्थान पर हो जाएगा अव इस प्रकार का आदेश हो जाएगा एचो यवा यावह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला रूप जो है बन जाएगा, है ना। विष्णु, विष्णु में जो ओ था उसको हो गया अव और बाद में हो गया इति। तो यही आकर के इसमें जुड़ जाएगा, तो विष्णविति इस प्रकार का रूप बन जाएगा, ठीक है। और इसमें तीसरा भी एक रूप बनता है। तीसरा रूप क्या बनेगा, विष्णु इति। ये कैसे बनेगा, यहाँ पर जो विष्णु का जो ओ था, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं ये ण है ना, विष्णु में जो ण था ऐसे हो गया, है ना, और बाद में है इति ऐसे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, इसको कट कर दो ये। तो यहाँ पर विष्णु का ण है और आगे है ओ का अव और बाद में है इति। तो ये ण जो है इसमें मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विष्णव और बाद में इति, ठीक है जी। तो लोपः साकल्यस्य, है ना, लोपः साकल्यस्य एक नियम है ना। तो वो कहता है ना कि वकार का लोप हो जाता है ना, य और व का लोप हो जाता है, ठीक है। य और व का मैं लोप कर देता हूँ। और लोपः साकल्यस्य को हमने पीछे विस्तार से पढ़ा हुआ है, एक बार आप सभी उसको देख लेंगे, ठीक है जी। तो इसमें क्या कहता है, ये य और व का मैं लोप कर देता हूँ। तो ये जो व था ना, व का यहाँ पर लोप हो जाता है, तो फिर क्या रूप इसका तीसरा जो इसका प्रकार होता है वह विष्णु इति इस प्रकार से ही केवल दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसके तीन रूप बने हैं, आप लोग ध्यान रखना। पीछे के प्रकरण को इसीलिए व्याकरण में ना बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैं तो आपका रिवीजन कराऊंगा एक एक बार इन सब विषयों का, और लेकिन आप सभी स्वयं से भी पढ़ते रहिए। तो एक बार विष्णु प्लस इति बना तो यहाँ पर प्रगृह संज्ञा का निषेध हो गया, नहीं प्रगृह संज्ञा हो गई, ठीक है। और एक बार बना विष्णविति तो यहाँ पर एचो यवायावह से संधि हो गई, है ना। और एक बार बना विष्णु इति तो यहाँ पर लोपः साकल्यस्य से व का लोप हो गया, ठीक है। और एक बार आप सभी लोग बताइए कि संबुद्धि वाला जो ओ है, ठीक है, और इसके बाद में हिति शब्द परे है, तो यहाँ पर विकल्प से इसको प्रगृह संज्ञा हो जाती है। तो ये किसके मत में हो रही है, किस आचार्य के मत में इसका विधान किया जा रहा है यहाँ पर, बताइए आप सभी। शाकल्याचार्य। हाँ, शाकल्य आचार्य साकल्य के मत आचार्य। में हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना कि ये शाकल्य आचार्य के मत में ही ये वाला विधान भी हो रहा है। और जो लोपः शाकल्य से हो रहा था वह का जो यहाँ पर लोप हो रहा था, तो ये भी किसके द्वारा हो रहा था, शाकल्य आचार्य के मत में ही इस वाले का लोप भी हो रहा था, ठीक है जी। तो ये वाला सूत्र आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कह रहे हैं कि मय उयो वो वाह, है ना। तो ये एक मय नाम का एक प्रत्याहार है, ठीक है। मय नाम का ये प्रत्याहार है, ठीक है। तो मय प्रत्याहार होगा, सबसे पहले कह रहे हैं कि मय प्रत्याहार होगा। और उसके बाद में क्या होगा, ऊया होगा, है ना, उसके बाद में होगा ऊया, ठीक है। और मय प्रत्याहार के बाद में अगर आपको ऊय दिखाई पड़ता है तो इसी ऊ के स्थान पर आपको व आदेश कर देना है, ठीक है। इसी ऊ को व आदेश हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, विकल्प से होगा, ठीक है। विकल्प से होगा। अब कैसे होगा ये तो आप लोग देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग एक शब्द है ऐसे देख सकते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर लिखा हुआ किम, ठीक है।
किम है और बाद में हो गया यहाँ पर ऊया आ गया, ठीक है। ऊया इस प्रकार से आ गया, है ना। और यहाँ पर इसका जो है लोप हो जाता है, यहाँ की हित संज्ञा हो करके इसका लोप हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया किम, उसके बाद आ गया ऊया, है ना। तो और उसके बाद आ गया उक्तम, उक्तम भी है इसमें, ठीक है। किम उ उक्तम, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि अची अर्थात अच परे होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मय होना चाहिए, मय प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए ऊया अर्थात ऊ होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, तो कोई भी अच होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है अची अर्थात कोई भी अच होना चाहिए। तो हमारे पास सारी कंडीशन आ गई। तो इसी में कह रहे हैं कि ये जो ऊ है ना, ये जो आपको बीच वाला जो ऊया का ऊ दिखाई दे रहा है, आपको इसी को विकल्प से व आदेश कर देना है, ठीक है। विकल्प से आपको क्या आदेश कर देना है, व आदेश कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊ के स्थान पे आप व आदेश करोगे, ठीक है। और बाद में क्या है, किम का म हलंत है, ठीक है। और ये जो व हलंत है तो ये आ करके इसी में मिल जाएगा, ऊ इसी में आ करके मिल जाएगा। तो ये वाला रूप जो है ना आपका किम वुक्तम ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है। तो किम वुक्तम ऐसा पहला रूप बन जाएगा जब ये आदेश हो जाएगा, है ना। ये जो ऊ है इसके स्थान पर जब व आदेश होगा तो ये किम वुक्तम ये वाला रूप हमारा बन जाता है। लेकिन एक बार कह रहे हैं कि विकल्प से नहीं भी होगा, है ना। एक बार क्या होगा, विकल्प से ये आदेश होगा ही नहीं। तो ये आदेश नहीं होगा तो फिर क्या रूप बनेगा, तो फिर कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर किम शब्द था और बाद में ऊ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा किमु, जुड़ जाएगा आपस में, और बाद में है उक्तम, ठीक है। तो किम उ उक्तम। तो यहाँ पर जो है ना, एक पीछे आप लोगों ने देखा था निपात एका जनांग से क्या होता है कि जो भी एक अच वाले जो भी निपात होते हैं ना, तो इनकी भी प्रगृह संज्ञा कहलाती है। तो यहाँ पर जो ऊ है इसमें भी क्या है, केवल एक अच विद्यमान है, केवल ऊ है। तो इसकी भी प्रगृह संज्ञा हो रही थी, लेकिन उस नियम को बांध करके यहां पर क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, एक बार जो है, एक बार इसी नियम को बांध करके ये वाला आदेश हो गया, और एक बार जो है निपात एक हेका जनांग से इसकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो किमु उक्तम, ये मतलब किमु प्लस जो उक्तम है, तो इसमें भी क्या है, हक सवर्णे दीर्घ से इसमें प्राप्त हो रहा है ना। सवर्ण दीर्घ की यहाँ पर प्राप्ति हो रही है, एक तरफ उ है एक तरफ उ है, लेकिन इसमें संधि कार्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर निपात एकाजनांग जो सूत्र है इसको प्रगृह संज्ञक कर देगा, ठीक है। तो एक बार प्रगृह संज्ञा हो जाएगी और एक बार जो है विकल्प से उ के स्थान पर व आदेश हो जाएगा। तो किम वुक्तम और किमु उक्तम दो रूप बन जाएंगे, ठीक है। मानसी आपको समझ में आ रहा है? जी। पहले का पाठ आपने पढ़ा था, संधि वाला जो हो गया है? नहीं, वो वाला नहीं पढ़ा मैंने। वेरी गुड, बहुत तेजस्वी लोग हैं ना हमारे क्लास में। पढ़ लो इसको। आपका हाँ, मैं वैसे आज ही पूरा कर लूंगी। आपका ऐसे व्याकरण वीक है, फिर कैसे समझ में आएगा, है ना। कल ही मैंने बता दिया था थोड़ा कि बिजी चल रही थी इसलिए पूरा नहीं कर पाई। अब हो गया, सारे टेस्ट खत्म हो गए आपके, परीक्षाएं। हाँ, मेरी खत्म हो गई अब फ्री हूँ। चलो 15 दिन पढ़ लो अच्छे से, टेस्ट वगैरह में भी आप शामिल नहीं हो रही हो, कैसे काम अब चलेगा। बिजी चल रही थी, अब फ्री हूँ ना, अब होंगी। चलो देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग सूत्र पे चलते हैं, इकोस इकोस वर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, है ना। तो इसमें भी बड़ा सिंपल सी बात कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना है। इसमें कह रहे हैं कि इकह, इकह अर्थात पदांत इक हो। तो बताइए आप लोग इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई उ री री। है ना, ई रील री। उ री और री। तो कह रहे हैं कि पद के अंतिम में विद्यमान इक होना चाहिए, ठीक है। पदांताह इक अर्थात पद के अंतिम वाला इक होना चाहिए। तो उसको कह रहे हैं कि हरस्वा, उसी इक को हरस्व हो जाता है, ठीक है। उसी इक को हरस्व आदेश हो जाता है, लेकिन कैसे होता है, विवाह विकल्प से होता है ना। अब बताएंगे किसके परे रहने पर होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि
वा स्युः अर्थात ये विकल्प से ह्रस्व आदेश हो जाता है। ई उ री री को ह्रस्व आदेश हो जाता है असवर्णे अचि अर्थात किसी असवर्ण अच के परे होने पर। ठीक है, असवर्ण का मतलब आप सभी को पता ही है कि जो असमान अच हो। ठीक है, जैसे एक यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो। एक यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैं भी यहाँ पर लिख करके आप लोगों को बता देता हूँ। इधर तो जगह नहीं है, छोटा करना पड़ेगा इसे, यहाँ भी जगह नहीं है, चलिए यहीं देख लेते हैं। तो जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे है, ये चक्री में दीर्घ इकार है। माउस से लिख रहा हूँ मैं तो कुछ इधर उधर होगा, आप स्पष्ट नहीं होगा तो समझ जाना आप सभी। ठीक है, चक्री जमा अत्र, इस प्रकार से स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, चक्री जमा अत्र, है ना। तो ये क्या है, पद के अंतिम वाला ये अक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चक्री जमा अत्र जो है ये, तो इसमें क्या है, ये जो चक्री है ये यहाँ पर पद बन चुका है। ठीक है, पद यहाँ पर ये बन चुका है और उसके बाद में ये पदांत कहलाएगा। तो पद के अंतिम वाला जो ये ई प्राप्त हो रहा है हमें, और उसके बाद में कह रहे हैं कि कोई भी असवर्ण अच बाद में हो इसके। तो एक तरफ तो हो गया इक और एक तरफ हो गया अ। तो ये बताइए अ और ई सवर्ण है अथवा असवर्ण है? असवर्ण। असवर्ण है ना। असवर्ण। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो चक्री का ई है बस इसी को आपको विकल्प से ह्रस्व कर देना है। ठीक है, तो जब विकल्प से इसको ह्रस्व करेंगे तो ये वाला रूप बन जाएगा चक्री अत्र, ऐसा। ठीक है, चक्री अत्र इस प्रकार का रूप बन जाएगा, है ना। और जब इसको ये वाला ह्रस्व ह्रस्व का जो आदेश था ये नहीं होगा तो यहाँ पर जो है ई को यणचि से यहाँ पर संधि की प्राप्ति हो जाएगी। तो ई के स्थान पर यह आदेश होकर के चक्रत्र ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक और शंका आ रही होगी, है ना, कि ये जो चक्री जमा अत्र है तो यहाँ पर भी तो संधि की प्राप्ति हो रही है ना, आगे ई है और बाद में अ है, तो यहाँ भी ई को यणचि की प्राप्ति हो रही है, संधि कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने ह्रस्व विधि सामर्थ्यात न स्वर संधि, अर्थात एक बार हमने यहाँ पर ह्रस्व विधि का विधान कर दिया है तो इसीलिए आप यहाँ पर संधि नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए चक्री जमा अत्र में जहां पर हमने ह्रस्व कर दिया है तो वहां पर संधि कार्य नहीं होगा। संधि कार्य बस एक ही विकल्प से होगा और एक बार चक्री जमा अत्र यही रूप बनेगा। अगर आप यहाँ भी जबरदस्ती चक्री जमा अत्र में भी ई को यणचि से संधि करने का प्रयत्न करते हैं तो फिर इस सूत्र का तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा ना। मतलब इस सूत्र को बनाने का प्रयोजन ही नहीं है फिर तो। जब आपको संधि ही करना है तो फिर इसको विकल्प से दो रूप क्यों बनाने हैं। तो महर्षि पाणिनि ने इसीलिए इसके इसके लिए एक विकल्प से सूत्र इसके लिए एक बनाया है, क्योंकि जो चक्री अत्र है तो इस प्रयोग में जो है हमें दो रूप दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए कहा कि एक बार आप संधि कर सकते हो और एक बार जो है इसको केवल मात्र ह्रस्व करके आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि पदांता इति किम, आपने पद के अंतिम वाला ही जो पद के अंतिम वाले इक के होने पर ही होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा? पदांत शब्द का प्रयोग आपने यहाँ पर क्यों किया? तो कह रहे हैं कि पदांत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो जैसे ये गौरी है, ठीक है, गौरी शब्द की जब हम लोग सिद्धि करते हैं तो गौरी शब्द का जो प्रथमा विभक्ति द्विवचन का जो रूप बनता है गौर्यौ, तो उसमें गौरी आ गया और सुऔजस का औ आ गया, है ना। तो ये बताइए ये जो गौरी है ये पद है या नहीं? अभी नहीं नहीं है है। ना पद अभी। अभी नहीं है भ्राता जी। अभी नहीं है क्योंकि इसमें अभी सुपादि जो प्रत्यय हैं वो अभी इसमें जुड़े नहीं हैं। तो इसीलिए पदांत इसीलिए कहा क्योंकि अगर हम लोग पद के अंतिम में विद्यमान इक को नहीं कहते तो आप यहाँ पर जो गौरी जमा औ में केवल एक रूप बनता है गौर्यौ, तो आप इसके स्थान पर भी एक और रूप बना लेते, ऐसे गौरी को ह्रस्व कर देते और बाद में आ जाता औ, है ना। क्योंकि गौरी में क्या है, हमें बाद में प्राप्त हो रहा है इक और उसके साथ में प्राप्त हो रहा है औ जो असवर्ण अच है ना। तो इसमें भी यही कंडीशन है, इसीलिए यहाँ पर पदांत का विधान किया कि पद अंतिम में होना चाहिए, अर्थात ऐसे शब्द होने चाहिए जिसमें सुप आदि प्रत्यय जुड़ चुके हों, पद बन चुका हो, तभी आप उसके इक को ह्रस्व आदेश करोगे। ठीक है,
और ये सारा जो हमने काम किया है ना, कि पद के अंतिम में जो इक है और उसके बाद में कोई भी असवर्ण अच परे होगा, तो उसी जो पहला वाला जो हमारा इक है उसके स्थान पर हमें ह्रस्व आदेश विकल्प से करना है। तो ये सभी काम किसके अनुसार हो रहे हैं, किस आचार्य के मत में ये सभी काम हुए हैं? बताइए आप सभी नाम पढ़ के। साकल्य साकल्याचार्य। शाकल्य साकल्य। शाकल्य आचार्य के मत में ये सारा काम हो रहा है, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। वृत्ति में थोड़ा सा मतलब शाकल्य आचार्य को मेंशन किया नहीं है, तो आपको स्वयं से ही इसको समझना जाना है कि सूत्र में कह रहे हैं तो शाकल्य आचार्य का ही मत चल रहा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, दो सूत्र और बचते हैं संधि जो पहली वाली हमारी संधि है अच संधि, इसको भी समझते हैं। तो एक सूत्र कह रहे हैं अचोरहाभ्याम द्वे, ठीक है, ये मिटा दिया मैंने, उसका काम था। अचोरहाभ्याम द्वे, तो इसमें जो है ना, इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले अच हो, है ना, और उसके बाद में क्या हो, र या ह हो, र और ह हो बाद में, ठीक है। सबसे पहले कोई अच हो और उसके बाद में कोई र या ह हो, तो वहां पर जो एक यर प्रत्याहार वाला भी उसके बाद में कोई वर्ण होगा ना, ठीक है, र या ह के बाद में जो यर प्रत्याहार वाला जो वर्ण होगा तो उसको द्वित्व हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि अचोरहाभ्याम द्वे में यहाँ पर कहीं भी यर प्रत्याहार का जिक्र नहीं है, है ना, लेकिन ये यर प्रत्याहार जो है ये पीछे से आ रहा है, पीछे के सूत्र से, ठीक है, यर प्रत्याहार का यहाँ पर आएगा, ठीक है, यर प्रत्याहार की अनुवृत्ति आएगी, इसीलिए यर का अर्थ भी हमें ग्रहण करना है। तो इसको भी समझते हैं, चलिए। तो जैसे इसको समझने के लिए हमें ऐसे समझना पड़ेगा, जैसे हमने किया था ना गौरी जमा औ, तो गौरी जमा औ को ऐसे आप लोग लिख लो, ठीक है, और यहाँ जो है इसमें संधि कार्य हो जाती है, तो ई को यणची से ही यहाँ पर ई के स्थान पर य आदेश हो जाता है, तो क्या बन जाता है, सबसे पहले है ये गौ, र हो जाएगा हलंत वाला, है ना, ई के स्थान पर हो जाएगा य, और बाद में क्या हो जाएगा औ, ठीक है, बाद में हो जाएगा औ, समझ पा रहे हैं ना, ई के स्थान पर कर दिया य, बाद में हो गया औ, ठीक है। अभी इसको अलग अलग तोड़ तोड़ के रखा है क्योंकि इसी प्रकरण में ये सारी कंडीशन जो है ना घटती है। तो सबसे पहले आपको क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले एक आप अच को पकड़ लो, कि सबसे पहले आपके पास एक होना चाहिए अच, तो ये जो गऊ का जो गऊ का जो औकार है ये हो जाएगा हमारा अच, तो ये हो गया हमारा अच औ, ठीक है जी, ये हो गया औ हमारा अच, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि अच के बाद में रेफ या हकार होना चाहिए, तो बताइए हौ के बाद में रेफ या हकार में से क्या प्राप्त हो रहा है हमें, रेफ। रेफ प्राप्त हो रहा है, रकार प्राप्त हो रहा है, और कह रहे हैं कि रेफ हकाराभ्याम परस्य, अर्थात इसके भी बाद में यर होना चाहिए, तो ये जो य है ये यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है या नहीं, आता है। आता है ना, तो इसीलिए इसको कह रहे हैं कि जो यर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर यरह, यरह द्वे वास्तः, अर्थात यर को ही हमें दो कर देना है, द्वित्व कर देना है, मतलब य को ही दो बार लिख देंगे, ठीक है। तो जो हमने ऊपर रूप बनाया था गौर्यऊ, है ना, तो अब यहाँ पर एक और रूप बनेगा जिसमें दो बार यकार को ऐसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये पूरा काट करके ऐसा रूप आपका बन जाएगा गौर यऊ, समझ गए, इसी चीज को इसमें कहा है कि अचोरहाभ्याम द्वे, सबसे पहले अच, उसके बाद में रेफ या आकार, उसके बाद में कोई यर प्रत्याहार वाला वर्ण होगा तो उसी यर को हमें द्वित्व कर देना है, दो कर देना है, ठीक है। कैसे करना है, तो कह रहे हैं कि वाह विकल्प से करना है ना, ऐसा नहीं है कि हर जगह केवल गौर यऊ ऐसे करके दो दो यकार वाला रूप बनाना है, विकल्प से बनेगा, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, दोनों रूप बनेंगे। समझ गए होंगे आप सभी, है ना, ये प्रकरण। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें जी। एक और चीज इसमें बता रहे हैं, वृत्ति भाग में एक और नियम इसमें बता रहे हैं। तो इसमें एक मिनट थोड़ा सा मिटा लूं मैं, और जो विद्यार्थी हैं बाहर के, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, चलिए नहीं ठीक है, महोदय। चलिए ठीक है। अब आगे जो है ना एक और इन्होंने बात इसमें कही है, तो इसको पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग लिखते हैं। तो
एक इसमें ऐसे प्रयोग बनता है, ठीक है। वापी हो गया जमा अश्व हो गया, वापी जमा अश्व, ठीक है जी। वापी का मतलब क्या है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति वाला रूप है ये, ठीक है। यहाँ पर जो घी है उसका लोप हो गया है, तो वापी का मतलब क्या होता है, तालाब में। सप्तमी का अर्थ आएगा अश्व अर्थात घोड़े हैं, ठीक है। तालाब में जो घोड़ा विद्यमान है उसके लिए कहा गया है वापी अश्व, ठीक है। तो बताइए ये जो वापी है ये पदांत है या नहीं है? पदांत है ना ये वापी, ठीक है। जी तो बता। पद के अंतिम में विद्यमान है यहाँ पर इक, तो इस वाले सूत्र को आप लोग देखो अच्छे से, घटाना है इसको। पद के अंतिम में विद्यमान है इक और उसके बाद में भी एक स्वर प्राप्त हो रहा है अ, तो ये ई और अ आपस में सवर्णी है अथवा असवर्णी है? असवर्णी। असवर्णी है ना। तो ये सूत्र क्या कह रहा था, ई को असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, कि जो इक है इसी को हमें ह्रस्व कर देना है विकल्प से। तो यहाँ पर भी जो वापी में जो दीर्घ ईकार है तो इसको ह्रस्व आदेश प्राप्त हो रहा था ना, इस प्रकार से एक आदेश यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा था ना, ये वाला रूप इसका प्राप्त हो रहा है ना, ये वाले सूत्र से जो ऊपर जी वाला सूत्र हमने देखा। जी तो जी सर। इसमें कह रहे हैं कि वापी अश्व जो आपने ये वाला जो देखा था ना, तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर वापी जमा अश्व में समास हो रहा है, ठीक है। वापी जमा अश्व, वाप्यश्व अर्थात तालाब में स्थित घोड़ा, ठीक है जी। तो यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास हो रहा है, इसीलिए समास अवस्था में आपका ये जो इको अशवर्णे शाकल्य से हरस्वश्च ये नियम नहीं लगेगा, ठीक है। ईगो अश्वर्णे शाकल्यस्य हरस्वश्च ये नियम आपका नहीं लगेगा। तो इसीलिए इसमें यहाँ पर आपको बताया अच्छे से कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब समास अवस्था होगी तो यहाँ पर ये जो पदांती पदांतिक है तो इसको आपको हरस्व आदेश नहीं करना है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है ये वाला भी यहाँ पर लागू हो रहा था, जैसे वापी अश्व करेंगे तो वाप हो जाएगा और य हो जाएगा, है ना। ये प है, ये य है और अश्व, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं घटा करके। तो सबसे पहले हमारे पास ये हो गया अच का आ प्राप्त हो गया, है ना, और बाद में प प्राप्त हो रहा है, ठीक है। रेफ हकाराभ्याम ना, तो यहाँ पर रेफ या हकार तो है ही नहीं, तो ये वाला इसमें नहीं होगा। ये पिछले वाले सूत्र के लिए इन्होंने इसमें बताया है वापी अश्व, अर्थात इसमें आपको बस पदांत वाले इक को वापी के ई को आप हरस्व आदेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समास वाला प्रकरण है। इसीलिए यहाँ पर एक वार्तिक भी दिया गया है वार्तिक कार के द्वारा कि न समासे, अर्थात समास अवस्था में आपको पदांतिक को हरस्व नहीं करना है, ये सीधी सीधी संधि हो जाएगी ई को यणचि से, ठीक है। तो वाप्यश्व ऐसा रूप बन जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। महोदय जी महोदय, जी ये वाप्यस्व जो है जी। वो पूर्ववाची सूत्र का वो है ना, एग्जाम्पल। क्या जी? वाप्यस्व जो है जी वो ऊपर करिए जरा, थोड़ा सा ऊपर करिए। हाँ हाँ हाँ, ये बताइए। ये जो वाप्यस्व है वो एको सवर्णी साकल्य से ह्रस्वस्य का उदाहरण है क्या? उसी का अपवाद है ये, ठीक है। उसी वाले सूत्र का एक अपवाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इस वाले ठीक है एग्जाम्पल महोदय। का ये जो हचो रहाभ्याम तो है, तो इससे कोई इसका मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेफ या हकार तो प्राप्त नहीं हो रहा है ना कहीं भी, तो इसीलिए ये इसमें बिल्कुल भी घटित नहीं होगा। और वाप्यश्व मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि महर्षि पाणिनि ने बस एक ही चीज को कहा कि पदांतिक होगा तो उसके बाद में कोई भी असवर्ण अच होगा तो मैं ह्रस्व कर दूंगा पदांतिक को। लेकिन आचार्य कात्यायन है तो उन्होंने रोका कि रुकिए रुकिए, समास अवस्था में भी फिर तो आप करने लग जाएंगे। तो कह रहे हैं कि समास होगा तो उस अवस्था में आप दो दो रूप नहीं बनाएंगे, केवल एक ही रूप बनेगा, संधि कार्य हो जाएगा वहां पर समास होने पर, ठीक है। और उसमें सूत्र लगेगा ना समासे। हाँ, न समास है, ये वार्तिक लगेगा, ठीक है। ये वार्तिक के जी द्वारा ठीक होगा है। जो भी कार्य है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे अंतिम सूत्र है यहाँ पर हच संधि का ऋत्यकः, ठीक है। तो ये भी सूत्र बड़ा आसान है। इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि
अकह, है ना। अकह अर्थात जो ये अक प्रत्याहार वाला कोई वर्ण होगा, अ ई उ रील री, ठीक है। अ ई उ रील री इत्यादि होंगे अक। और उसके बाद कह रहे हैं कि रीति परे, इसके बाद में रिकार परे होगा तो, ठीक है। इसके बाद में यदि रिकार परे होगा तो कह रहे हैं कि प्रागवद्वा, पहले के समान ही इसको हो जाएगा। मतलब ये जो अक है तो इसी को ह्रस्व आदेश हो जाएगा, ठीक है। इसको ह्रस्व आदेश हो जाएगा, ठीक है जी। इसी को ह्रस्व आदेश हो जाएगा। तो एक जैसे यहाँ पर आप लोग देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है ब्रह्मा, ठीक है, और आगे है ऋषि, ब्रह्मा जमा ऋषि, ठीक है। तो ब्रह्मा जमा ऋषि में आद गुण जो है ये संधि कर देता है ना। अ या आ के बाद कोई भी स्वर आएगा भिन्न स्वर तो मैं संधि कर दूंगा। तो यहाँ पर अ या आ के बाद री आया है तो इसी को अर आदेश हो करके संधि हो जाता है, ब्रह्मर्षि ऐसा रूप बन जाता है। लेकिन अब ये सूत्र कह रहा है ना, ऋत्य का ऐसा कह रहा है कि देखिए, अगर शुरू में कोई भी आएगा अक, अर्थात अ ई उ रील री, तो ये जो आ है ये भी अ का ही एक विकार है, अ का ही एक प्रकार है ना। तो आ हो गया हमारा अक, और उसके बाद में हो गया री प्राप्त हो गया हमें, ठीक है। री प्राप्त हो गया तो इसमें कह रहे हैं कि ये जो अक है तो इसको ह्रस्व आदेश हो जाता है, ठीक है। इसको ह्रस्व हो जाता है। और ह्रस्व भी कैसे होगा, वाह, प्राकवत वाह, वाह का मतलब विकल्प से होगा। तो एक बार इसको रूप बन जाएगा ब्रह्म, आ को कर दिया हमने अ और आगे ऋषि, है ना, ब्रह्म जमा ऋषि, ठीक है। तो इसको ह्रस्व आदेश हमने कर दिया। तो यहां भी क्या हो जाएगा, इसको प्रकृति भाव हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की फिर आगे संधि आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ब्रह्म जमा ऋषि कर दिया तो यहाँ पर ह्रस्व आदेश कर दिया तो आप इसमें कोई भी संधि नहीं कर सकते हैं। लेकिन विकल्प से कहा था तो एक बार ह्रस्व आदेश नहीं करेंगे तो ब्रह्मा जमा ऋषि में संधि की प्राप्ति हो जाएगी, आदि गुणा से ब्रह्मर्षि ही ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है। अब यहां भी आप लोग देख रहे होंगे कि पदांत में कहा हुआ है कि पदांत में ही होना चाहिए, है ना। तो ये जो ब्रह्मा शब्द है तो ये भी प्रॉपर सुबादि प्रत्यय लग करके बन चुका है ना। तो कह रहे हैं कि पदांत ऐसा यहाँ पर आपने क्यों कहा, पदांत कहने का क्या प्रयोजन है ना। तो कह रहे हैं कि अगर हम लोग पदांत नहीं कहते, ठीक है, तो जैसे एक ऋच्छ धातु है ना। ऋच्छ धातु का एक रूप बनता है, तो ऋच्छ धातु का रूप बनता है लंग लकार में आरछत ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आ, ये एक प्रकार का आगम होता है, आ का आठ का यहाँ पर आगम हुआ है। और आगे है रिच्छति का रिच्छत ऐसा, ठीक है। रिच्छति का रिच्छत ऐसा इसका रूप प्राप्त होता है, ठीक है। तो आ का जो है यहाँ पर आगम हुआ है ना। तो हम लोग अगर यहाँ पर पदांत में ही होना चाहिए ऐसा नहीं कहते, तो ये जो आठ का आगम है और ये जो रिच्छत है ना, तो अभी तो रिच्छ धातु का रूप अभी बन रहा है ना, तो ये तो अभी पदांत हुआ नहीं। इसमें तो अभी तिब आदि जो प्रत्यय है वो अभी लग करके जब इसका फाइनल रूप बन जाएगा आरछत, तो ये कहलाएगा कि ये कोई पद हुआ। तो ये तो अभी पदों से, पदों के बनने से पहले वाली प्रक्रिया है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो ये आ था, तो यहाँ अगर हम लोग अगर पदांत में ही होना चाहिए ऐसा नहीं कहते तो आप आ को भी अ आदेश कर देते ना, आ को भी आप ह्रस्व कर देते, अ कर देते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि आ को ह्रस्व न हो जाए, इसीलिए आ जमा रिच्छत इसी को संधि इत्यादि हो करके, है ना, दीर्घ हो करके इसको वृद्धि आदेश हो करके इसी को आरछत ऐसा रूप बन जाता है, ठीक है जी। आरछत ऐसा इसमें रूप बन जाता है, समझ गए। तो पदांत में नहीं था इसीलिए आ वाले को हमने बिल्कुल भी छुआ नहीं, आ को हमने आ ही रखा और रिच्छत में हमने जोड़ दिया तो आरछत ऐसा रूप इसका बन जाता है। ये ऋच्छ धातु के लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप बनता है आरछत ऐसा, ठीक है। नीचे भी शायद इसमें लिखा हुआ है 3 नंबर करके कुछ। तो आठ जाति नाम से यहाँ पर आठ का आगम होता है और आटस च से ही यहाँ पर वृद्धि हो जाती है ना। आ जमा री है तो इसको आटस च से ही वृद्धि हो जाती है, तो आ जमा री तो वृद्धि हो जाएगी आ, और री को रपर करके र आदेश हो जाएगा तो आरछत ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है। तो एक संधि हमारी पूरी हो गई, सभी को समझ में आया, किसी को समस्या तो नहीं हो रही है, नहीं हो रहा था ये। ठीक है, स्पष्ट है।
देव चले गए क्या? हैं यहाँ पर? चलिए ठीक है, ओके। बढ़ते हैं आगे हम लोग दूसरे नंबर की संधि पर। और मूल भाग मैंने आप सभी को भेज दिया है संधियों का, है ना। मूल भाग से अगर आप वो इसके अर्थ को निकाल पा रहे हैं, है ना, तो इसीलिए मैंने आपको मूल पुस्तक भी नोट करवाया है कि आप लोग मूल पुस्तक भी अपने पास रखिए और उसको भी पढ़ते रहिए। क्योंकि अगर मूल भाग से आपने अर्थ निकालना जान लिया तो फिर कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है जी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हल संधि में, है ना। हल संधि में क्या होता है, हलों में ही परिवर्तन होता है, व्यंजनों के अंदर ही परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है। तो पहला वाला इसका सूत्र है स्तोह श्चुना श्चुहु। ठीक है जी, स्तोह श्चुना श्चुहु। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं स्तोह, है ना, अर्थात स और त वर्ग, है ना। स और त वर्ग प्रारंभ में हमें दिखाई देंगे यहाँ पर। ठीक है। तो स्तोह में जो है वो षष्ठी विभक्ति का ये रूप है। तो आपको पता ही है षष्ठी विभक्ति में जो भी होते हैं तो उन्हीं के स्थान पर हमें आदेश की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। तो स और त के ही स्थान पर क्या कह रहे हैं कि चुना अर्थात तालव्य शकार और च वर्ग परे होगा तो। ठीक है। तो स या त होगा, त वर्ग होगा और उसके बाद में तालव्य शकार या च वर्ग होगा। तो इसी स और त को, है ना, इसी स और त को तालव्य शकार या च वर्ग हो जाता है। ठीक है। अब एक चीज को और आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि सबसे पहले तो लिखा हुआ है स या त वर्ग। ठीक है। त से आप लोग समझ जाना त वर्ग ऐसा, चलो लिख ही देता हूं मैं। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि श या च वर्ग। ठीक है ना, चुना। और इसको क्या हो जाता है, इसको तालव्य श और च वर्ग आदेश हो जाता है। ठीक है। ठीक है जी। तो एक बार आप लोग बताइए, अभी जो हमने पीछे पढ़ा था तो उसमें जो भी चीजें बाद में आ रही थी तो उसके लिए परे का प्रयोग किया जा रहा था ना, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा था, है ना। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा था कि अची, है ना। जैसे ऊपर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ भी जैसे लिखा हुआ है इस वाले प्रकरण में अची मतलब असवर्ण अच के परे होने पर, है ना। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो चीज बाद में आ रही है उसके उसमें तृतीया का प्रयोग किया जा रहा है, चुना, तृतीयांत का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। तो इसका कारण किसी को पता है, यहाँ पर तृतीया विभक्ति के द्वारा परे अर्थ का क्यों बोध किया जा रहा है, बताएगा कोई? सुमन जी पता है? नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान रखिए, समझ जाइएगा इस बार आप लोग। तो ये जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये संकेत दे रहे हैं। संकेत क्या दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है परे नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर परे अर्थ आपको नहीं लेना है, परे वाला अर्थ, बाद वाला अर्थ आपको नहीं लेना है। तृतीयांत का प्रयोग है मतलब योग की अवस्था देखी जाती है। योग मतलब स या त वर्ग पहले आएगा और तालव्य श और च वर्ग बाद में आएगा, तब भी हो जाएगा परिवर्तन। ठीक है। और किसको होगा, स या त वर्ग को ही होगा। और ये जो श या च वर्ग हैं ये पहले होंगे, स या त वर्ग बाद में होंगे, तब भी इसको श या च वर्ग ही होगा। किसको होगा, स या त वर्ग को ही होगा। ठीक है। जैसे किसी भी चीज का योग करते हैं तो जैसे हमने 4 + 5 किया तो कितने हो जाते हैं, कितने हो 9। गए, 9। और हमने अगर इसको 5 + 4 किया तो कितने हो गए, 9। 9 ही हो गए ना। तो परिणाम हमें एक ही प्राप्त होगा, ये आगे और पीछे दोनों हो सकते हैं। इसीलिए इसमें भी योगे कहा कि सकार तवर्ग योहो, अर्थात स और तवर्ग का शकार चवर्गाभ्याम, शकार और चवर्ग के साथ में योगे, योग होने पर, मतलब ये चीजें आगे हों या पीछे हों लेकिन परिवर्तन किस में होगा, सकार और तवर्ग में ही होगा, है ना। जैसे कहते हैं कि चाकू सेब पर गिरे या सेब चाकू पर गिरे, है ना, कटता कौन है, तो सेब ही कटता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से सकार और तवर्ग में ही परिवर्तन होगा क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति का रूप है। ठीक है जी। तो इसको शकार और चवर्ग आदेश हो जाता है, समझ गए।
अब इसी को हम लोगों को समझना है इसके एक एक एग्जाम्पल के साथ में, और एग्जाम्पल्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमें शॉर्टकट में पढ़ना है ना। आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी में विस्तार से जा करके इसकी सिद्धि प्रक्रिया को लगा सकते हैं। अभी बस सामान्य सामान्य हम इसका प्रयोग समझेंगे कि ये संधि कैसे कैसे इसमें घटित हो रही है। ठीक है जी। तो ये जो है एक बस इसमें मैं आपको बता देता हूँ, रामः प्लस शेते, है ना, रामः शेते। तो कोमल जी इसका अर्थ बताएंगे, इसका अर्थ क्या होगा रामः शेते का, है कि नहीं यहाँ पर, बताइए रामः मोहन शेते। तो आप बोलिए, अंकित जी आप बोलिए। सीते मतलब सोना होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोना ही होता है। क्या हो जाएगा, राम सोता है ना, इतना नहीं सोचते हैं। जी थोड़ा सा बेसिक भी पढ़िए आप लोग। चलिए बेसिक की भी पढ़ाई कीजिए, बेसिक के रूप में रचनानुवाद कौमुदी पूरी पढ़ जाइए। पूरी नहीं पढ़ सकते हैं 60 अध्याय तो 30 अध्याय तो अवश्य पढ़िए। चलिए 1 मिनट कोई आ गया है। तो रामः महोदय, शेत, उसमें क्या वर्णित है? उसमें संस्कृत का जो बेसिक नॉलेज है ना, एक एक धातु का अर्थ, वाक्यों का निर्माण कैसे होता है, नियम कैसे लगते हैं, है ना। ये शेते जो है ये ठीक किस है। प्रकार की धातु है। एक धातु होती है पठती पठता पठंती, एक होती है सेवते सेवेते सेवन्ते, तो इन दोनों में क्या अंतर है, इस प्रकार के बेसिक नॉलेज होते आत्मनिपद हैं। और हाँ जी इस प्रकार के आत्मनिपद बेसिक और नॉलेज हैं। अब चूंकि पिछली बार जो है ये थोड़ा सा मेरा व्यस्त हो गया क्योंकि पहली बार मैं नेट वगैरह का पढ़ा रहा था, तो मेरा पूरा ध्यान इसी में था कि नेट की पढ़ाई अच्छे से हो जाए। लेकिन इस बार जो 15 तारीख के बाद वाला जो बैच शुरू होगा तो उसमें इस वाली क्लास को भी मैं कराऊंगा, एक एक्स्ट्रा टाइम में क्लास अरेंज करके, तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें आप लोगों का 1 या 2 माह में पूरी जो है ना रचनानुवाद कौमुदी को अच्छे से मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। और संस्कृत वाले बच्चों का दुर्भाग्य होता है, और ये बच्चे लापरवाह भी होते हैं, कुछ इनकी भी गलतियां होती हैं, कुछ दुर्भाग्य भी होता है। ठीक है, बुरा मत मानिएगा कोई भी, ये सभी के लिए है। एक तो आप लोग BA MA जहाँ से भी करते हो, आप लोगों को टीचर्स अच्छे मिलते नहीं हैं जो अच्छे से पढ़ाएं, ये सब बातें बताएं आपको कि क्या आप पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा ये है कि आप लोग भी बस सोचते हो कि कैसे भी करके बस मेरा JRF हो जाए, JRF होते ही मेरे नाम के आगे जो है ना विद्वान की डिग्री अपने आप ही लग जाएगी। मुझे कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप JRF आप कर भी पाते हो, है ना, JRF करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाता है आपका JRF, सब कुछ हो जाता है, लेकिन बेसिक चीज़ें आप लोगों को नहीं आ पाती हैं। तो अब आप लोग बड़े हो चुके हो, है ना, BA MA के टाइम पर अगर टीचर्स ने आपको नहीं पढ़ाया तो ये टीचर्स की गलती थी, लेकिन अब आप लोगों को बोध हो चुका है, और सोशल मीडिया पर भिन्न भिन्न स्थानों पर आप लोगों को मिल जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं भी एक छोटा सा कोर्स शुरू करूँगा 2 माह का, ताकि ये बेसिक आप लोगों का क्लियर हो जाए, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो उसके ऊपर आप कुछ भी बना नहीं सकते हैं ना। संधि समास ये सब, एक एक लाइन जो है इसमें षष्ठी विभक्ति है, इसमें तृतीया विभक्ति, ये सब कैसे आप लोगों को पता चलेगा, है ना, जब आप लोग उसको देखोगे जानोगे अच्छे से। ठीक है जी। तो चलिए कोई बात नहीं, मेहनत कीजिए, आप सभी हो जाएगा सब कुछ आपको, बस परिश्रम करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए रामः शेते है, तो ये जो विसर्ग है तो इसी को विसर्जनीय से स से इसको स आदेश हो जाता है। ठीक है, तो रामः शेते इस प्रकार से इसका रूप बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये वाली संधि की स्थिति आ चुकी है, हमें एक तरफ हमें स की प्राप्ति हो रही है, ठीक है, और एक तरफ हमें तालव्य शकार की प्राप्ति हो रही है। तो इसमें क्या कहा था कि हमारे पास स होना चाहिए और उसके बाद में तालव्य शकार होना चाहिए। तो बताइए किस वाले स के स्थान पर ये तालव्य श हो जाएगा, दंत्य स के स्थान पे होगा या तालव्य श के स्थान पर होगा, दंत्य स के दंत्य स के स्थान। स्थान उनके पर होगा। साथ ही, और दंत्य स के स्थान पर ही क्यों होगा, क्योंकि वो पूर्व में है। पूर्व में इसीलिए। अच्छा, तो जैसे ये 5 नहीं प्लस, नहीं होना ही है क्योंकि सूत्र कह रहा है। क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि होगा जो कार्य वह दंती सा के स्थान पर ही होगा, ऐसा तो इसलिए। वही तो पूछ रहा हूँ क्यों कह रहा है, क्यों होगा, कैसे आपको पता चला कि होगा ही होगा, इसी के स्थान पर होगा, इसके स्थान पर नहीं होगा।
सकार 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 ये लिखा है ना, सकार तवर्गयो हो, चलो ठीक है, सकार कोई और तवर्गयाभ्याम बोले, योगे। कोई और बताए, किसी और को जानकारी हो यहाँ तो। पे इस सूत्र में स्तोह षष्ठी विभक्ति में है, तो षष्ठी विभक्ति के स्थान पे होता है। ठीक है, जो भी कार्य होगा वो षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट शब्द के स्थान पर ही होगा। तो स्तोह जो है ये षष्ठी विभक्ति का द्विवचन का रूप है, इसीलिए स्तोह के स्थान पर ही कार्य होगा, है ना। तो स और त वर्ग के जी। स्थान पर ही परिवर्तन होगा, परिवर्तन जब भी होगा तब इसी के स्थान पर होगा। ठीक है जी, चलिए ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं, सीखते जाइए, बस हर एक चीज से सीखते जाइए अब। महोदय, ये जो शिव लिखा है, ये सप्तमी है क्या? कौन? शुहु ये लास्ट शुहु वाला, जो लिखा है। ये प्रथमांत हाँ, रूप है, प्रथमांत रूप है ना, चुहु, जैसे गुरु ऐसा। ये चुना, ये तृतीयांत रूप है ना, चुना, गुरुणा, जी जी, है ना। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें ये जो श है तो इसी के स्थान पर जो है तालव्य श हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रामस शेते ऐसा रूप बन जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से रामस जमा चिनोती, तो यहाँ पर भी बताइए रामस जमा चिनोती, तो एक तरफ तो रामस का ये श है और आगे है चिनोती, है ना। ठीक है, तो एक तरफ हमें स प्राप्त हो गया और दूसरी ओर हमें च वर्ग में से कोई भी वर्ण प्राप्त हो गया। तो बताइए किसके स्थान पर परिवर्तन होगा, बताइए आप सभी लोग, किसके स्थान पर परिवर्तन होगा? स के स्थान पर। स के स्थान पर ईसा होगा, और क्या ईसा आदेश हो जाएगा? श तालव्य। तालव्य श हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स से मिलता हुआ जो है यही शकार प्राप्त हो रहा है, तो स के स्थान पर इसीलिए तालव्य श हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण इसमें आया सच्चित, है ना। सच्चित में क्या है, तो आइए इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, सच्चिदानंद परमेश्वर आप सभी दिन रात पाठ करते हैं, है ना। तो वही है सच्चिदानंद। एक मिनट, संधि वंधि के विषयों को पढ़ाने में ना बहुत मजा आता है, लेकिन वही है कि हमारी मजबूरी है कि हमारी परीक्षा है, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा फास्ट पढ़ना है ना। नहीं तो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है ये। सत जमा चित ऐसा रूप है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये त दिखाई पड़ रहा है ना, कि एक तरफ त होना चाहिए, दूसरी तरफ च में से कोई भी होना चाहिए, तो ये च प्राप्त हो गया। तो सत जमा चित, तो बताइए किसके स्थान पर परिवर्तन होगा? त के स्थान पर। त के स्थान पर तो होगा, के स्थान और त के स्थान पर ये जो च वर्ग होता है, तो त के स्थान पर जो है ये च वर्ग का ही पहला हो जाएगा, है ना। जैसे त थ द ध न है, तो उसके स्थान पर च छ ज झ ञ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके, है ना। तो त है तो इसीलिए यहाँ पर च हो जाएगा, तो बन जाएगा सच्चित। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, माउस से ही मुझे राइटिंग करना पड़ता है, मेरी राइटिंग काफी फास्ट हो गई है माउस से करते करते। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, सारगिन जय, है ना, सारगिन जय। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो इसमें भी क्या कह रहे हैं, इसमें भी कह रहे हैं कि हमारे पास जो शब्द है वो है शारंगीन। यहाँ पर जो है ना पूरा नहीं लिखते हैं, ये जो अंगी है यहाँ तक का ठीक है, लास्ट में क्या है न है और आगे है जय, है ना। तो ये जो न है ये किस वर्ग में आता है? न जो ये वर्ण है ये किस में आता है? च वर्ग में, त तब वर्ग में, किस में आता है? वर्ग में। त वर्ग में वर्ग। आता है। तो हमारे पास हो गया एक तरफ त वर्ग का अक्षर और एक तरफ है ये ज, तो ये ज किस में आता है? च वर्ग में। च वर्ग में आता है। तो ये एक तरफ त वर्ग का, दूसरी तरफ ज वर्ग का, त वर्ग के स्थान पर ही परिवर्तन हो जाएगा। और ये त थ द ध न है, तो न के स्थान पर क्या परिवर्तन होगा? यो य होगा, क्योंकि च वर्ग का भी अंतिम अक्षर य आता है। तो शार्गिन जयः, और ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ये बड़ा कंफ्यूज कर देता है कि ये किसका हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि ये सबसे पहले वाले सूत्र का ही है, स्तोह श्चुना श्चू का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। शात, है ना, शात कह रहे हैं इसमें, शात। तो शात का मतलब क्या है कि शात परस्य, अर्थात स जब बाद में होगा। ठीक है, शात परस्य तवर्गस्य, अर्थात श के बाद में जो तवर्ग आपको दिखाई देगा तो उसमें चुत्वम न स्यात्, अर्थात उसको च वर्ग का आदेश नहीं होगा। तो शात मतलब यहाँ पर आप लोग लिख लो श, है ना, श के बाद में
क्या था यहाँ पर, त वर्ग। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कंडीशन जो है इसको चेंज कर दिया इन्होंने, है ना। पहले वाले में क्या कहा था आपको कि त वर्ग पहले होना चाहिए, स और त वर्ग बाद में श और च वर्ग होना चाहिए, लेकिन देखो इसमें इन्होंने योग हो रहा है इसीलिए इसको एक तरफ इन्होंने इसको कर दिया, दूसरी तरफ इन्होंने इसको कर दिया, है ना, स्थान इनका परिवर्तन कर दिया। त वर्ग पहले था तो इसको बाद में कर दिया, और ये जो श था इसको पहले कर दिया। और क्या बता रहे हैं कि एक अपवाद भी दिखाई पड़ता है। आप योग तो कर सकते हो कि आगे वाले का पीछे वाले में, पीछे वाले का आगे वाले में, कैसे भी करेंगे परिवर्तन इसी में होगा, लेकिन कहीं कहीं पर परिवर्तन नहीं होता है। जैसे परिवर्तन कहाँ नहीं होता है, तो कह रहे हैं कि अगर श पहले आ जाए, ठीक है जी, श पहले और बाद में त वर्ग हो, तो वहां पर जो है ये जो त वर्ग को जो च वर्ग हो रहा था ना, तो ये नहीं होगा। तो इसी के लिए कहा चुत्वम न स्यात्, अर्थात इसको चू का मतलब क्या होता है बताइए आप सभी। चू का मतलब क्या होगा, च वर्ग होगा, है ना। चू का मतलब क्या होगा, च वर्ग, तो इसी को च वर्ग नहीं होगा, है ना। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है विष, ठीक है, और आगे है नह। तो ये जो विष है इसमें आपको श दिखाई पड़ रहा है, और ये जो न है ये किसके अंतर्गत आता है, न, है ना, त चा वर्ग। वर्ग के अंतर्गत आता है, त के अंतर्गत आता हाँ, है, ठीक है, चा ये वर्ग। त के जी जी। अंतर्गत आता है। तो इसी को क्या था, च छ ज झ ञ प्राप्त हो रहा था, च वर्ग का अंतिम अक्षर प्राप्त हो रहा था, लेकिन इसका यहाँ पर न से निषेध कर दिया गया। तो इसीलिए विष्णु और प्रश्न, प्रश्न जमा न करेंगे तो प्रश्न, ऐसे शब्द हमारे बन गए। ठीक है, तो मानसी आपको स्पष्ट हो रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं है। जी नहीं नहीं। चलिए, मानसी का थोड़ा सा व्याकरण कमजोर है, इनको बहुत डर लगता था, इसीलिए मैं इनसे ज्यादा पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर इनको समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टुना स्टु, तो ये भी आसान है। स्टुना स्टु में भी आगे जो है ना, स्तोह को आप लोग जोड़ लो, बस स्तोह की अनुवृत्ति आ रही है ना। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा अर्थ, क्या अर्थ हो जाएगा हिंदी में, मोटा मोटा बताइए। सा और ता वर्ग को हम्म सा और ता वर्ग होता है। किसके बाद में होने पर, किसके परे होने पर, किसके साथ में योग होने पर, महोदय टू श सा और और ता वर्ग। श और ट का ता ही वर्ग। इसमें योग होगा। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे देखा था ये स और त वर्ग का श और च वर्ग के साथ में, तो इसी प्रकार से स और त वर्ग का श और ट वर्ग के साथ में योग होने पर, मतलब आगे या पीछे होने पर, स और त वर्ग के स्थान पर श या ट वर्ग हो जाता है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, रामस षष्ठः। तो इसमें देखिए रामस में, रामस हमने देख लिया था ऐसे बन रहा था, है ना, रामस विसर्जनीय से सह और आगे षष्ठः। ठीक है जी, तो ये बताइए, ये हमें स प्राप्त हो गया, है ना, स, और दूसरी ओर हमें तालव्य शकार प्राप्त हो गया। ठीक है जी, तो ये स के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, इस वाले श के स्थान पर तालव्य श। मूर्धन्य शकार हो तालव्य जाएगा। से। तालव्य श वाला प्रकरण पीछे भी अच्छा। दिया ना, भूत। मूर्धन्य शकार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल इन्होंने आगे दिया, इसको भी देख लीजिए। अरे मिटा दिया मैंने तो इसे, चलिए लिख देते हैं फिर से, इसको देख लीजिएगा आप लोग। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर है रामस जमा टीकते, है ना, टीकते। तो ये बताइए रामस जमा टीकते, एक तरफ स प्राप्त हो रहा है और एक तरफ ट वर्ग प्राप्त हो रहा है, तो किसके स्थान पर परिवर्तन होगा, दंत्य सकार के स्थान। दंत्य सकार के रामस। स्थान पर तालव्य परिवर्तन होगा। दंत सकार के और क्या आदेश हो मूर्धन्य सा जाएगा हो इसके जाएगा। स्थान पर, मूर्धन्य मूर्धन्य सा। शकार हो जाएगा, है ना। तो रामस का जो ये जो श था उसी को मूर्धन्य शकार हो गया, टीकते ऐसा बन गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा ये है, तो इसमें है पेष्टा, ऐसा एक शब्द बना हुआ है। ठीक है, पेष्टा, तो इसमें क्या है, तो आइए इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो है एक तरफ है पेश, ठीक है, एक मिनट, एक तरफ पेश है और एक तरफ ता है। ठीक है जी, एक तरफ पेश है और एक तरफ ता है, तो
तो देखिए यहाँ पर जो है स्थिति चेंज हो गई है ना, क्योंकि योग की स्थिति है तो इसमें आगे आए या पीछे आए। तो बताइए एक तरफ पेश है और एक तरफ ता है, तो किसके स्थान पर परिवर्तन होगा यहाँ पर? ता के स्थान पर टा हाँ, ट आदि। हो सा जाएगा। के स्थान नहीं, त के स्थान पर होगा, क्योंकि ये तो पहले से ही श है ना, मूर्धन्य शकार है, आगे क्या है, त है, तो त के स्थान पर ही, त या स के स्थान पर ही होगा ना। तो त के स्थान पर ट ही क्यों हुआ आदेश? बताइए आप लोग, त के स्थान पर ट ही आदेश क्यों महोदय, हुआ? क्योंकि इसमें स्टू कहा था ना, स्टू से आत इस कारण। नहीं, तो स्टू कहा था, तो स्टू में तो ट ठ ड ढ ण 4-5 होते हैं ना, तो ट ही क्यों हुआ इसमें? जी, क्योंकि वर्ण की वो साम्यता हुई ना, हाँ, ये वो। पहला वाला ही है इसीलिए, है ना, पहले वाले के स्थान पर पहला वाला ही जी जी, आदेश होगा, ठीक है, इसलिए हुआ। यथा संख्या मनुदेशा हाँ हाँ, समानाम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, समझ में आया सभी को ना, पेस्टा वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा तत् टीका है ना, तत् टीका ऐसे करके, ठीक है। तो इसका विच्छेद कैसे होगा, होता है, तो ये ऐसे होता है, तत् जमा टीका, है ना, तत् जमा टीका, तो एक तरफ है त, एक तरफ है ट, तो बताइए किसके स्थान पर परिवर्तन होगा? बताइए सभी लोग। ता के ता स्थान के पर टा। ता त के के स्थान स्थान। पर ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये ट हो जाएगा, तो तट्टी का ऐसा हो जाएगा, एग्जाम्पल बन जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल चक्रिन ढौकसे, ठीक है, तो चक्रिन ढौकसे, तो यहाँ पर जो चक्री न है यहाँ पर, ठीक है, एक तरफ न है और एक तरफ ढौकसे है ना, तो बताइए किसके स्थान पर परिवर्तन होगा? ना के स्थान क्या परिवर्तन हो ना के जाएगा न स्थान के पर। स्थान पर? ना होगा। ण हो जाएगा ना, तो चक्रिन ढौकसे, ठीक है जी, भविष्य समझ ना में के आ रहा स्थान है ना? पर। चले गए क्या भविष्य? भविष्य स्पष्ट हो रहा है ना आपको? चलिए, आप लोग तो पहले से ही पढ़े हुए हो सब कुछ, जो लोग साइलेंट हैं उनसे पूछ लेते हैं। रजनी जी आपको स्पष्ट हो रहा है? सिद्धार्थ जी, जी सर। कोमल जी, गुलशन जी, गुलशन जी आज साइलेंट है, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। चलिए बोलते रहिए, बोलने से क्या होता है ना, जी सर जी। चीजें स्पष्ट हो जाती हैं थोड़ी सी, तो बोलते रहा कीजिए, क्योंकि मेरा ध्यान जो होता है ना वो स्क्रीन पर ही होता है, क्योंकि मैं क्या क्या कर रहा हूँ वो तो आप सभी को पता ही है, आप सब लोग मुझे देख रहे हो है ना, तो माउस से मैं कहाँ कहाँ लेकर के जा रहा हूँ, तो मेरा ध्यान जो है आप लोगों को पीछे देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है मुझे। तो चलिए आप लोग भी एक्टिव रहिए थोड़ा सा, और परीक्षाओं में हैं जो प्रश्न आते रहते हैं, तो एक बार पढ़ लीजिए, एक बार मैं इसका रिवीजन करा के ही आपका टेस्ट लूंगा, जब भी लूंगा ये टेस्ट इसका, तो रिवीजन कराऊंगा मैं, तो इसकी टेंशन आप लोग मत लो। और देव, आप लोगों के भोजन का समय क्या है? भविष्य क्या समय होता है भोजन का? हाँ जी, गुरुकुल में 12:30 है जी। 12:30 है ना, चलो ठीक है, फिर देखते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रकरण तक हम लोग पढ़ के ही तभी क्लास खत्म करेंगे, 12 से 12:30 भी हो जाए तो आप लोग बैठे रहना, देखते रहना। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी महोदय। तो इसमें आगे कह रहे हैं न पदांता टोर नाम, है ना, नेक्स्ट वाला सूत्र क्या कह रहे हैं, न पदांता टोर नाम, ठीक है, तो ये वाला सूत्र थोड़ा सा बड़ा है, आइए इसको भी समझते हैं फिर भी। तो कह रहे हैं कि टोहो अर्थात ट वर्ग के बाद में, है ना, ट वर्ग के बाद में, और ये ट वर्ग कैसा है, तो पदांतात, पद के अंतिम वाला जो ट वर्ग होगा, ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर पद के अंतिम वाला जो ट वर्ग है, तो वहां पर जो है त या स के स्थान पर ये श और ट वर्ग नहीं होगा, ठीक है, और कहा कि अनाम अर्थात नाम परे नहीं होना चाहिए, नाम के परे नाम परे न होने पर ये वाला आपका काम हो जाएगा, ये जो आप सूत्र कह रहे हैं इसको लागू कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसकी स्थिति को समझते हैं, तो एक 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 यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बस इसी को आप लोग समझ लो, ये सारा प्रकरण आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो षट शब्द है ना, तो ये षट शब्द कैसा है, ये पदांत षट शब्द है, ठीक है, षट शब्द कैसा है, पदांत शब्द है, ठीक है, इसमें सुबादि उत्पत्ति हो चुकी है ना, सुप आदि जो 21 प्रत्यय हैं, तो इसमें
प्रत्यय जो है इसमें जुड़ चुके हैं, षट जमा संतः, ठीक है। तो इसीलिए इसका प्रयोग होता है कि षट का मतलब 6 है ना, और संत का मतलब सज्जन। तो 6 सज्जन काउंट करते हैं ना, षट बालकाः, तो इसी प्रकार से 6 सज्जन। तो मतलब इसमें क्या है कि इसमें शुभ प्रत्यय जुड़ चुके हैं, तो ये पदांत हो चुका है। तो इसमें कह रहे हैं कि पदांत ट वर्गात, अर्थात पद के अंतिम में विद्यमान जो ट वर्ग आपको दिखाई देगा, ठीक है। और कह रहे हैं कि परस्य, अर्थात इसके बाद में यदि आपको स या त वर्ग दिखाई देगा, ठीक है, स या त वर्ग आपको दिखाई देगा, तो हमें स या त वर्ग दिखाई दे रहा है, तो कह रहे हैं कि इसमें जो श और ट वर्ग हम लोग कर रहे थे ना पीछे, तो यहां पर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पद के अंतिम में विद्यमान है। इसीलिए आप स या त वर्ग के होने पर उसको, स या त वर्ग को आप लोग ष्टुत्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो स था इसी को मूर्धन्य शकार हो सकता था, लेकिन इसको यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको मूर्धन्य शकार हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये सूत्र जो है इसका निषेध कर दे रहा है, ठीक है। तो यही बस इतनी सी बात है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है षट जमा ते, ठीक है। तो यहाँ भी इसी प्रकार से है, षट जमा ते। ते का मतलब क्या होता है, वे षट, वे 6 लोग, है ना, वे 6 लोग। तो षट में भी क्या है, सुप प्रत्यय जुड़ चुका है और आगे है ते, तो इसीलिए यहाँ पर भी ट आ गया, दूसरी तरफ त आ गया, तो इसमें भी त के स्थान पर जो ट प्राप्त हो रहा था ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे तत् जमा टी का, तो वहां पर त को हमने ट कर दिया था, ऐसे ही यहाँ पर भी त को ट आदेश प्राप्त हो रहा था, ट वर्ग प्राप्त हो रहा था, लेकिन इसको यहाँ पर निषेध हो गया, क्योंकि ये पद के अंतिम में ट वर्ग के साथ में इसका योग हो रहा है, ठीक है। और इसमें कहा था कि इसमें कहा था पद के अंतिम में ही होना चाहिए, तभी ये निषेध होगा। तो पद के अंतिम में ऐसा क्यों कहा इन्होंने, तो एक जो धातु है ना, तो उसका रूप बनता है ना, एक धातु है तो उसका रूप इस प्रकार से बनता है, पद के अंतिम में होना चाहिए, ये क्यों कहा था, तो इसी चीज को समझाएंगे ये, कि हमने पद के अंतिम में इसलिए कहा क्योंकि पद के अंतिम में अगर नहीं होता है तो वहां पर जो है ये जो ट वर्ग के बाद में अगर स या त वर्ग आता है तो उसको ष्टुत्व हो जाता है, अगर वो पदांत नहीं होगा तो। जैसे एक धातु का यहाँ पर बताया हुआ है इट्टे वाले एग्जाम्पल में, धातु है यहाँ पर, धातु है यहाँ पर इट, ठीक है, और इसके साथ में जो है ते जुड़ रहा है, ठीक है, धातु है इट और उसके बाद में जो है ते जुड़ रहा है, तो एक तरफ हमें ट वर्ग का रूप दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इसमें जो ये है ते दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो धातु है ना, धातु में अभी जो तिंगंत प्रत्यय है जुड़ा नहीं है, इसीलिए ये पदांत नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अपदांत कहलाएगा। तो जब पदांत की स्थिति नहीं होगी और ट के बाद में अगर त वर्ग आता है, तो बताइए त के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ट। त के स्थान पर ट आदेश हो जाएगा, तो ये ते के स्थान पर टे हो जाएगा, तो हो जाएगा इट्टे, ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है, इट्टे ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं टो हुकिम। ये टा क्यों हुआ? क्या चीज, ये ता के जगह पे टा क्यों हुआ? अच्छा, ऊपर वाले हाँ सूत्र के ऊपर अकॉर्डिंग वाला ही से। तो सूत्र है ना, ऊपर वाला सूत्र ही चल रहा है अभी, तो स्टूना टू वाला ही, ठीक है। अच्छा। तो बस ये हाँ। बोला था कि पदांत वाले में नहीं होगा, बाकी हर जगह हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि टो हुकिम, तो ट वर्ग के स्थान पर ही ऐसा होना चाहिए, क्यों कहा था आपने कि ट वर्ग के बाद में ही अगर स या त वर्ग होगा तो उसको हम लोग इष्टुत्व नहीं कर सकते हैं, तो कहा कि सर्पिष्टम, है ना, ताकि ये सर्पिष्टम जो रूप है ये बन सके, है ना, सर्पिष्टमम, ठीक है, सर्पिष्टमम। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं सर्पिष्टमम को भी इसको थोड़ा सा खोल करके लिखते हैं तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। ओहो ये कहाँ गया, ठीक है आ गया, चलिए। तो इसमें क्या है, सर्पिष्टमम, तो जब इसको हम लोग लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, सर्पिश, ठीक है, सर्पिश ऐसे करके और आगे तमम, ठीक है जी, सर्पिस तमम, ठीक है। तो यहाँ जो सर्पिस में क्या है, हमें शकार प्राप्त हो रहा है, ठीक है जी, सर्पिस में हमें शकार प्राप्त हो रहा है, और आगे हमें प्राप्त हो रहा है तमम, है ना,
आगे हमें प्राप्त हो रहा है तमम। ठीक है जी। तो यहाँ जो सर्पिश में शकार प्राप्त हो रहा है और आगे तमम प्राप्त हो रहा है, तो बताइए किसके स्थान पर परिवर्तन का आदेश प्राप्त हो रहा है हमें? त के स्थान पर, है ना। और क्या आदेश ता प्राप्त के हो रहा स्थान है? पर क्या प्राप्त हो टा रहा हो है? जाएगा। ट ता हो ता जाएगा। ठीक है, ट का आदेश हो जाता है। तो इसी प्रकार से सर्पिश टमम ऐसा बन जा रहा है। अगर ये ऐसा जो है ना, ये टोह के स्थान पर अगर ये टोह ऐसा जोड़ते कि भाई अगर श या ट वर्ग के बाद में अगर ये स या त वर्ग है ये आएगा, तो वहां पर आप ष्टुत्व को नहीं कर सकते हो। तो ये जो रूप है ना, ये कभी भी बन नहीं पाता, हमें इसका भी निषेध करना पड़ता। और ये जो सर्पिश टमम था, तो ये भी सर्पिश तमम ऐसा ही रहता, तो ये रूप भी बन जाए। इसीलिए यहाँ पर जो है ना, शकार को इसमें इन्होंने ऐड नहीं किया। ठीक है, तो पीछे आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर स्टुना स्टू था, लेकिन यहाँ पर जो है केवल और केवल ट का ट वर्ग को ही बस इन्होंने लिया कि पद के अंतिम में अगर ट वर्ग होगा तो केवल उसी का यहाँ पर स और त वर्ग के साथ में योग होने पर शकार और ट वर्ग का आदेश नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर शकार होगा, मूर्धन्य शकार होगा, तो उसके साथ में जुड़ जाएगा, तो उससे वो संधि हो जाएगी। ठीक है, उससे जो है ष्टुत्व संधि की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे इसमें कहा था कि अनाम मतलब नाम परे नहीं होना चाहिए, है ना। नाम के परे न होने पर ही आप ये सारा काम कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि नाम परे न होने पर आप काम कर सकते हो, लेकिन आचार्य कात्यायन है तो उन्होंने कहा कि पाणिनि जी नाम के साथ में ना आप थोड़ा सा एक दो शब्दों को और जोड़ लो। तो इन्होंने कहा कि अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम, अर्थात नाम के साथ में इन्होंने किसको किसको जोड़ा? नाम को भी जोड़ा, नवति को भी जोड़ा और नगरी शब्द को भी जोड़ा, है ना। इन्होंने कहा था अनाम, तो इन्होंने अ के साथ में ही नाम नवति नगरी इन तीनों को जोड़ लिया कि पद के अंतिम में अगर आपको दूसरी तरफ जो है ना नाम, है ना, पद के अंतिम में नाम पद के अंतिम वाला जो ये ट आपको प्राप्त होगा एक तरफ, और एक तरफ आपको नाम नाम आएगा, दूसरी तरफ आपको नाम शब्द दिखाई देगा, नवति शब्द दिखाई देगा या नगरी शब्द दिखाई देगा, तो आप इसमें भी ये जो है ना आप इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं एक बार, इसमें घटा घटा करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो है ना ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि नाम नवति और नगरी, तो इन तीन शब्दों को छोड़ करके पदांत में ये सारा काम आप कर सकते हो। लेकिन पदांत में होने पर भी आपको अगर नाम शब्द दिखाई देगा, नवति शब्द दिखाई देगा ना, ठीक है, पदांत में होते हुए भी, तो आप इसमें ये सारे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आइए देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि एक रूप बनता है। ठीक है, क्या बनता है? षड नाम। ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, षड नाम। ठीक है जी, षड नाम। तो एक तरफ हमें प्राप्त हो रहा है ट वर्ग का ड, है ना, ट ठ ड। ठीक है, तो ये टोह के अंतर्गत ये प्राप्त हो रहा है ट ठ ड, और दूसरी तरफ हमें त थ द ध न का न प्राप्त हो रहा है। तो एक तरफ ट वर्ग और एक तरफ त वर्ग। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से कह रहे हैं कि षड जमा नाम। तो इसमें कह रहे हैं षड जमा नाम से क्या होगा कि ये जो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि ष्टुत्व का निषेध हो जाता है, तो इन्होंने कहा कि अनाम नगरी नवती नाम इसी वाच्यम, मतलब नाम नवती और नगरी शब्द के परे होने पर ये आपका निषेध नहीं होगा। तो ये जो एक तरफ ड था और एक तरफ ना था, तो ये ट वर्ग के परे होने पर त वर्ग को ट वर्ग का आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर न को ण का आदेश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अणाम, है ना। और एक तरफ क्या था? षड नाम। तो फिर बाद में इसी को जो है डकार के स्थान पर भी, है ना, डकार जो था यहाँ पर, तो इसको भी जो है यरो नुनासिके नुनासिको वासे ड को न हो जाता है। तो इस प्रकार से क्षण नाम ऐसा रूप बन जाता है हमारा। ठीक है जी, क्षण नाम ऐसा रूप बन जाता है। ठीक है, तो षड नाम था, और इस वाले सूत्र ने क्या किया? हनाम नवति नाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम। तो इस सूत्र ने क्या कहा
कि ये जो है आपका निषेध हमारे ऊपर लागू नहीं होगा और हम तो जो है आदेश करेंगे। तो इसने ट वर्ग के बाद में जो त वर्ग आया हुआ है तो इसी के स्थान पर इन्होंने ट वर्ग कर लिया, और ये जो ड है इसी को यरो नुनासिके नुनासिको वा से अणत्व होकर के और ये आदेश हो गया। ठीक है, और यरो नुनासिके नुनासिको वा जो सूत्र है अभी आगे भी आने वाला है तो उसको वहां पर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से षड जमा नवति है ना, षड जमा नवति, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ड है और न है तो ये न को ण कर देगा और बाद में ड को भी यरो नुनासिके नुनासिको वा से ण हो जाएगा, षण नवति। इसी के बाद से षण नगर्यः, तो षट षड जमा नगर्यः, तो वहां भी षण नगर्यः ऐसा रूप बन जाता है। तो ये प्रकरण आप सभी को समझ में आ गया, सभी लोग को बताएंगे, किसी को कंफ्यूजन होगा तो फिर से समझ लेंगे इसको एक बार और बताइए, सभी एक को बार स्पष्ट और हो गया? बता दो और लोग बताइए। सर, एक बार और। क्या पुनः बता। हम्म चलिए एक बार और इसको बस देख लेते हैं। तो पहला तो आप लोगों को पता है ना कि ये जो ट वर्ग है तो इसके बाद में अगर स या त वर्ग आएगा तो उसको श या ट वर्ग निषेध हो जाएगा, न का मतलब निषेध हो जाएगा, और कब होगा, पदांत में होगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भाई पदांत में आप कर दोगे, लेकिन सूत्र में कहा था कि अनाम मतलब नाम को छोड़ करके, जो नाम शब्द आता है ना इसको छोड़ करके, तो ये जो नाम है ना ये नाम आता है, आप लोगों को याद होगा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन वाले सुप प्रत्यय का नाम बताइए, सु औजस इत्यादि करते करते षष्ठी विभक्ति के बहुवचन वाले सुप प्रत्यय का नाम बताइए। नाम। सु और हैं, क्या बता रहे हैं आप लोग? षष्ठी आम। विभक्ति आम आता है ना, आम आता है। ठीक है, आम। आम आम महोदय। आता है, और आम में जो है नुट का आगम हो जाता है वहां पर। ठीक है, जैसे रामानाम, रमानाम, गुरु नाम बनता है ना नाम नाम करके, तो यही नुट का आगम हो जाता है। भविष्य किससे होता है नुट का आगम वहां पर, रामानाम में, रामानाम इत्यादि में देव रस भविष्य रस्व नद्यापोनुट। है ना, ह्रस्व नद्यापो नुट से वहां पर नुट का आगम हो जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाता है, न प्लस आम, आम पहले से था और आ गया न तो बन गया नाम, है ना। तो ये इसी चीज को कह रहे हैं, यहाँ पर जो नाम शब्द से बोध हो रहा है ना तो वो इसी का हो रहा है। यहाँ जो आपने देखा ये जो था श और ड, ठीक है, षड और नाम, तो ये षट शब्द का ही षष्ठी विभक्ति वाला रूप है। ठीक है, षड शब्द का ही षष्ठी विभक्ति वाला रूप है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति वाला रूप है इसका, तो षट जमा नाम। तो पहले ही हम लोगों ने देख लिया था कि नाम को छोड़ करके ही आपका निषेध वाला कार्य होगा, है ना, कि मतलब त वर्ग के स्थान पर हमें त वर्ग के बाद में यदि त वर्ग आता है तो उसके स्थान पर ये जो स्टू है ये नहीं होगा, ये नाम को छोड़ करके ही होगा, है ना। तो वार्तिककार ने कहा कि पाणिनि जी एक काम करो, आप नाम के साथ में ना आप नवति को भी ले लो और नगरी शब्दों को भी ले लो, क्योंकि इनके भी रूप भिन्न प्रकार के बनते हैं। ठीक है, तो एक को देख लो, सबका आप लोग सिद्ध कर लोगे। तो षड आ गया एक तरफ, नाम आ गया एक तरफ, तो ये जो षड नाम है इसका ये अर्थ नहीं है 6 प्रकार के नाम, ऐसा इसका अर्थ नहीं है, ये केवल 6 का ऐसा बोध कराएगा। जैसे रामा नाम मतलब रामों का, है ना, गुरु नाम मतलब गुरुओं का, है ना, बालिका नाम मतलब बालिकाओं का, ऐसे ही षड नाम मतलब 6 का ऐसा। तो षट हो गया और नाम हो गया, तो ये एक तरफ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये जो ड है ये किसके अंतर्गत आता है, बताइए आप सभी लोग। टा वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत आता है, और ये जो न आता है ये किस में आता है, ना वर्ग में। न किस में आता है, ता वर्ग में। ट वर्ग वर्ग में। में आता है तब न। ता ता वर्ग में महोदय, ता वर्ग में। ठीक है चलिए, तो ये जो एक तरफ हमें प्राप्त हो गया ट वर्ग, ठीक है, सूत्र में आप लोग देखते जाओ, एक तरफ ट वर्ग प्राप्त हो गया और दूसरी तरफ हमें त वर्ग प्राप्त हो गया। तो ये निषेध कर रहा था, तो ये निषेध की कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इसमें पहले ही कर दिया अनाम, मतलब नाम को छोड़ करके ही होगा, तो मतलब यहाँ पर ये आदेश प्राप्त हो जाएगा, है ना। और किसके स्थान पर परिवर्तन होगा यहाँ पर, त वर्ग के स्थान पर या ट के स्थान पर, बताइए।
किसके स्थान पर आदेश प्राप्त होगा? ता परिवर्तन के ता किसमें? वर्ग के साथ। त वर्ग तो के वर्ग स्थान के पर। स्थान पर होगा, अर्थात न के स्थान पर होगा। तो न कौन सा अक्षर है त वर्ग का? पंचम पंचम है। पंचम अक्षर। तो ट पंचम। वर्ग का जो पांचवा है वो क्या हो जाएगा? न ण हो जाएगा ना, ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये णाम हो हाँ। जाएगा, और यहाँ पर जो ड है तो इसको यरो नुनासी के नुनासी को वासे इसको भी ण हो जाएगा। ठीक है, और यरो नुनासी के नुनासी को वा भी मतलब आगे ही आने वाला है, 2-3 सूत्रों के बाद में ही वो आगे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया ना ये भी? महोदय है क्या चीज? कि जिसको बदलना है हाँ। उसके स्थान का दूसरे वर्ग का देखेंगे। जैसे हम टा वर्ग में देख रहे थे, टा ठा डाढ़ा अड़ा, तो अड़ा हो गया। क्या कह रहे हैं ना आप? नहीं समझ पाया मैं आपका प्रश्न। मेरे कहने का मतलब ये है महोदय, ता था दादा ना 5वें नंबर पे आता है ना, तो वैसे ही हम दूसरे वर्ग का देखेंगे कि वहाँ कौन सा आता है। बिल्कुल जैसे टा बिल्कुल। वर्ग में कौन सा आता है। हाँ, जी धन्यवाद। देखेंगे तभी चेंज कर पाएंगे ना। जी चलिए अवश्य। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अब सबको स्पष्ट हो गया ना मानसी आपको? हाँ, ये लास्ट वाला बस थोड़ा-थोड़ा सा रह गया। थोड़ा थोड़ा वो कोई बात नहीं, हो थोड़ा थोड़ा आपके लिए मैंने छोड़ दिया है ना, कि थोड़ा थोड़ा आप भी पुस्तकें पलट लो, है ना? हाँ। चलिए देखते हैं आगे। आगे आया तो होशी ही। ये सूत्र बड़ा छोटा सा है और बहुत आसान इसकी अ, आसान तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, तो होशी ही। तो हो मतलब तो को, ठीक है, और शी मतलब शकार परे होने पर। ठीक है, तो हो मतलब तो को शकार परे होने पर न पीछे से निषेध की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थात ष्टुत्व नहीं होता है ना? निषेध का ये वाचक है, ष्टुत्व नहीं होता है ना? ये त कैसा था? त वर्ग का पहला था, तो कह रहे हैं कि त वर्ग का पहला हो त, और उसके बाद में अगर आपको केवल शकार दिखाई दे, मूर्धन्य सकार, तो आप इस त के स्थान पर जो आपको ये प्राप्त हो रहा था ना ट, तो आप ये आदेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद में केवल मूर्धन्य शकार होगा तो। ठीक है जी। एक मिनट, ये तो त है ना, केवल त नहीं है, त वर्ग है, सॉरी। ठीक है, त वर्ग है ये। ठीक है जी, त वर्ग है, ध्यान रखना। तो का मतलब तू का ही तो हो बनता है षष्ठी में। तो त वर्ग पहले हो और बाद में अगर श हो, तो आपको ये जो ष्टुत्व आप कर रहे थे इसका निषेध हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर, सन जमा षष्ठः। ठीक है, सन जमा षष्ठः। तो ये बताइए, जो सन का जो न है ये किसके अंतर्गत आता है? त वर्ग त के। ता वर्ग के। वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत आता है, और बाद में क्या है इसके? शकार है, मूर्धन्य शकार। शकार है ना? तो एक तरफ त वर्ग है और उसके परे क्या है? शकार है ना? यहाँ पर शकार। शी है, तो मतलब परे होने वाला अर्थ लोगे, तो मूर्धन्य शकार आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये न था, इसको अण आदेश हो रहा था ना पीछे, तो इसका निषेध कर जी। देगा, क्योंकि यहाँ पर श है, इसीलिए न में परिवर्तन नहीं होने देगा। तो यहाँ पर सन षष्ठ को शन षष्ठ ही आदेश बना रहेगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये जो त वर्ग का ट वर्ग हो रहा था ना, बस उसी को ये रोक लेगा। ठीक है, ये तो होशी जो सूत्र है उसी का निषेध कर देगा। सभी को स्पष्ट हो गया? आगे बढ़े। जी बताइए। हाँ। हाँ, बहुत आसान आसान है, बस थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी करनी है आपको। नेक्स्ट वाला सूत्र तो बहुत आसान है। नेक्स्ट वाला सूत्र में कुछ है ही नहीं, इसका अर्थ कुछ है ही नहीं, सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। क्या क्या है? तो देखिए, झलाम है ना, झलाम है ना, और झलाम मतलब क्या होता है? झलों को। और ये जो झलाम है इसमें षष्ठी विभक्ति वाला रूप है, मतलब झल प्रत्याहार के बहुवचन। अंतर्गत आने वाले वर्णों को जशः अर्थात जश आदेश हो जाता है। ठीक है, और कब होता है? पदांते, अर्थात पद के अंतिम में होंगे तब, है ना? तो बताइए, झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? झ भ गड़ झ ध। भाई खड़ा था। ठीक है, ठीक है, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड ध जब ख प श ठ। गड़त जब गड़त ख फ श ढ थ। हाँ, कोई फ बात नहीं, फ मानसी फ। बोलो ख आप। फ। मानसी केवल बोलेंगी, बोलिए जरा देखें।
प्रत्याहार छल शब्द है ना। झल प्रत्याहार है। शुरू कीजिए झवें से। झ भ ग अड़ थ। बस ठीक है, याद कर लो अच्छे से, ठीक है, ऐसे नहीं काम चलने वाला नहीं है। मतलब मेरे को वैसे रट नहीं रखे, अगर ध्यान दूंगी तो मुझे याद रटना आ पड़ेगा, जाएंगे। ध्यान नहीं देना है, रटा हुआ होना चाहिए। तुरंत झल बोला तो झ भ घ ड ध ख फ छ ठ थ क फ छ ठ थ तुरंत हो जाना चाहिए। बाद में याद करने का टाइम थोड़ी ना होता है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको परीक्षा में ना। अब परीक्षा आ गई तो अब थोड़ी ना याद करना है इसको, कि अब याद करना है फिर समझना है। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक तो ये समझ में आ जाएगा। वाक जमा ईशः, है ना। 1 मिनट। वाक जमा ईशः, ठीक है जी। तो ये जो वाक में जो क है ना, ये आप लोग जब विचार करोगे तो ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे झ भ ख ढ ध, अरे यार इनके चक्कर में तो मैं ही भूल गया। महोदय अंत तक आएगा। झभय झ घटधस भय खप घड़ छठथा चटथा जी, क अंत प, तक है आएगा, ना, हाँ क तक। प, ठीक है। तो क प मतलब क भी इसके अंतर्गत आ जा रहा है, ठीक है। क प मतलब क भी इसके अंतर्गत आ जा रहा है, झल के अंतर्गत। तो कह रहे हैं कि ये जो झल है, तो इसके स्थान पर अगर ये पदांत में स्थित हो, तो ये जो वाक है ना, ये क्या है, पदांत शब्द है, ये पद बन चुका है, इसमें सुबंत प्रत्यय जुड़ चुका है, ठीक है। तो वाक ईशः, वाक मतलब क्या होता है, वाणी के स्वामी, इसमें षष्ठ्यंत रूप है, षष्ठी विभक्ति हो करके उसका लोप हो चुका है, ठीक है, प्रत्यय का। तो ये पद बन चुका है वाक। तो इसीलिए ये जो वाक है पदांत है, और ये झल प्रत्याहार वाला ये जो वर्ण है क, तो इसके स्थान पर जस प्रत्याहार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पदांत में विद्यमान है, पद के अंतिम में विद्यमान है। तो ये जो क है, तो इसके स्थान पर हमें कई सारे आदेश प्राप्त हुए, है ना। सबसे पहले ज ब ग ड और द, है ना। जब गढ़ दस का, जस का मतलब क्या होता है, ज ब ग ड द, ये हमें 5 आदेश प्राप्त हुए। तो ये जो क है, तो ये क जो है अपने वर्ग का ही केवल ग्रहण करेगा। तो ये क के स्थान पर जो ये क वर्ग का जो ग हमें दिखाई दे रहा है, इसी से मिलता हुआ इसी को हम लोग ग्रहण कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये क भी जो है क वर्ग का है, और ये जो ग है ये भी ग क वर्ग का ही है, ठीक है। तो अपने वर्ग का ही ये एक वर्ण ले लेगा, ठीक है। तो वाक को वाग ऐसा हो जाएगा, फिर वाग ईशः ऐसा रूप बन जाएगा। सभी को स्पष्ट हो गया ये वाला सूत्र, बताइए सभी लोग, जी। है ना। नेक्स्ट हम जी। लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि यरो नासिके नुनासिको वा सूत्र मतलब पहले भी आया था ना क्षण नाम में। तो मैंने कहा था कि अभी वो आने वाला है आगे, तो देखिए वो आ गया। तो ये भी सूत्र बड़ा आसान है। तो यरो हनुनासिके नुनासिको वा, तो कह रहे हैं कि यरह मतलब यर प्रत्याहार होना चाहिए पहले। 1 मिनट। सबसे पहले यर प्रत्याहार, है ना। तो यर प्रत्याहार भी सिंपल है, हय वरट से लेकर के और शसर के र तक का जो भाग है, र से पहले पहले तक के जो भी हैं, तो उनको भी आप सभी को ले लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यर प्रत्याहार होगा और ये पदांत में स्थित होगा, ठीक है। पदांतस्य, है ना, मतलब यर जो होगा वो पदांत वाला यर होगा, पद के अंतिम वाला यर होगा, और इसके बाद में कोई भी अनुनासिक होगा, ठीक है। तो तो अनुनासिक परे होगा, है ना। यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, अनुनासिके, अर्थात यर के बाद में कोई भी अनुनासिक परे होगा, तो कह रहे हैं कि उसको अनुनासिक हवा। तो इस यर को भी हम लोग अनुनासिक ही कर देंगे, यर जो है ना, तो इसको भी अनुनासिक आदेश कर देंगे, ठीक है। जैसे आप लोग देखिए, यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एतत् जमा मुरारी, ठीक है जी। एतत् मुरारी, है ना, यह मुरारी है ना, यह श्री कृष्ण है, ऐसा कुछ। तो एतत् जमा मुरारी, तो यहाँ पर जो त है, तो ये त को आप लोग विचार करोगे तो ये जो त है ना, यर प्रत्याहार के अंतर्गत ही आने वाला वर्ण है, ठीक है। जैसे
हयवरट के य से स्टार्ट करो तो य ह य व र ल यम गणना झब गड़त खप छठ थ च ट त। ठीक है, तो ये जो त है ये भी यर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है और इसके आगे जो है अनुनासिक वर्ण है। तो अनुनासिक आप सभी को पता ही है ना, कि जो सबसे अंतिम वाले जो वर्ण होते हैं हम उसी को अनुनासिक कहते हैं, है ना। पांचवे जो अक्षर होते हैं हम उनको अनुनासिक कहते हैं। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, अर्थात मुख और नासिका के सहित जो वचन बोले जाते हैं, जो भी शब्द बोले जाते हैं हम उनको अनुनासिक बोलते हैं। तो ये जो म है ये भी अपने वर्ग का जो अंतिम अक्षर है, इसीलिए ये भी अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो यर प्रत्याहार है उसके बाद में अनुनासिक आया है, तो इस यर प्रत्याहार को अनुनासिक आदेश ही हो जाता है। ठीक है, तो अब यर प्रत्याहार के रूप में अनुनासिक जो है ये भी कई सारे प्राप्त होते हैं ना, य म ग ण न, ये 5 प्राप्त 5 होते है हैं, महोदय। 5 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो त वर्ग का जो अपना एक अनुनासिक होता है उसी का हमें आदेश कर देना है। ठीक है, तो बताइए त वर्ग का जो अनुनासिक प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? ना। न कहलाता है ना। न न न न कहलाता है, तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा? न आदेश हो जाएगा। न तो क्या रूप हो जाएगा? एतन मुरारी। समझ गए आप सभी? एतन मुरारी। और कहा कि वाह, वाह का मतलब क्या हुआ? विकल्प से आदेश करेगा ये। ठीक है, इसमें विकल्प वाली स्थिति होगी, तो एक बार ये इसका अनुनासिक हो जाएगा और एक बार नहीं होगा, तो ये इसी प्रकार से इसका रूप दिखाई देगा। जो एतत था ना, एतत, तो ये जो एतत था और बाद में मुरारी था, तो यहाँ पर झलाम जशो अंत्य जो है ये लग जाएगा। कैसे लगेगा? तो ये जो त है आप इसको विचार करोगे तो ये झल के अंतर्गत है। ठीक है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत है ना। ये वाला जो सूत्र है इसमें लग जाएगा एक बार विकल्प से यहाँ। ठीक है, तो ये जो त है झल के अंतर्गत है और ये पदांत भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसको त को क्या हो जाएगा? ज ब ग ड दस में से हो जाएगा, तो इसको त को इससे मिलता हुआ इसका तीसरा हो जाएगा द। तो एतत मुरारी, एतद मुरारी। तो एक बार एतन मुरारी हो जाएगा यरु नासिके नासिको वालक करके, और एक बार एतद मुरारी झलाम जशोअंते लग जाएगा। ठीक है, और आगे इन्होंने कहा एक और चीज को बस हम लोग समझेंगे, उसके बाद कक्षा को समाप्त कर देंगे। 10 मिनट आप लोग और बस वेट कीजिए, कक्षा आपकी समाप्त हो जाएगी। और कितने लोग हैं अभी तक? चलिए, अभी तक 11 लोग हैं, मतलब आपकी क्षमता जो है ये बहुत ज़्यादा है। तो कल आप लोग आइए और कल हम लोग संधि प्रकरण को लगभग फिनिश कर लेंगे कल की कक्षा में। 2 घंटे की कल क्लास करते हैं ताकि ये पूरा प्रकरण समाप्त हो जाए। परसों से महाभाष्य का शुभारंभ कर दिया जाए। चलिए, तो देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि प्रत्यय भाषायाम नित्यम, अर्थात अगर कहीं प्रत्यय होगा ना तो वहां पर नित्य रूप से हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रत्यय में विकल्पात्मक स्थिति नहीं होगी, जैसे तत् और आगे है मात्रम। ठीक है, तत् जमा मात्रम। तो ये बताइए जो तत् है ये पद है या नहीं है? तत् शब्द ये पद पद है। पद है ना। नहीं है महोदय, है। पद है ना। तत् मतलब वह होता है नपुंसक लिंग वाला वह। तत्ते ठीक है, तानी जी महोदय, तत्ते तानी। नपुंसक ठीक लिंग है, एक तो ये वचन। पदांत हो गया। पदांत में हमें त दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये यर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। और आगे क्या है? म। म का मतलब क्या हुआ? एक अनुनासिक हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक अनुनासिक भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना समझने वाली बात यह है, जो यरुनासिके नासिको वा सूत्र था, तो ये कह रहा था कि बस इसको आप विकल्प से आदेश करोगे और 2 आदेश आपको प्राप्त होंगे, एक बार एतन मुरारी और एक बार एतद मुरारी। तो एक बार आपको तन मात्रम प्राप्त हो जाएगा और एक बार आपको तद मात्रम। झलाम जशो अंत्य भी आकर के अपना रूल थोड़ा सा लगाएगा। लेकिन ये वार्तिककार कह रहे हैं कि प्रत्यय अर्थात प्रत्यय परे होने पर, ये जो मात्रम शब्द है ना तो ये प्रत्यय है, एक मात्रच प्रत्यय का ही रूप है यहाँ पर। ठीक है, मात्रच प्रत्यय है यहाँ पर, इसीलिए कह रहे हैं कि अगर प्रत्यय परे होगा तो नित्य रूप से ही। ठीक है, प्रत्यय परे होगा तो भाषायाम नित्यम, मतलब जो भी आदेश होगा वो नित्य आदेश होगा। मतलब प्रत्यय परे होगा तो यहाँ पर नित्य रूप से तकार को केवल और केवल
एक ही आदेश होगा और वह आदेश होगा अनुनासिक आदेश होगा। ठीक है, तो त के स्थान पर अनुनासिक हो जाएगा, तो त के स्थान पर न होकर के तन मात्रम, ऐसा एक मात्र ही केवल रूप बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से चित्त जमा मयम, है ना, चित्त जमा मयम, तो यहां पर भी मयट प्रत्यय है, इसीलिए प्रत्यय होने पर तकार के स्थान पर एकमात्र केवल अनुनासिक वाला ही रूप बनता है और कोई रूप नहीं बनता है। ठीक है जी, तो इसी को हमने आज की कक्षा में देखा है और आशा करता हूं आपको ये पाठ समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका रिवीजन करके आइएगा ताकि जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो आप लोगों को समझ में आए, है ना। और अब हम लोग जो है आगे मिलते हैं शाम के समय में। 12 बजे तक का हमने टाइम फिक्स किया था, 12:10 हो गए। तो चलिए कल की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को कवर करेंगे ताकि ये पूरा प्रकरण जो है ये समाप्त हो जाए। और आज शाम को भी क्लास होगी आपकी, पहले की तरह ही, आज टेस्ट नहीं है। तो शाम को आपकी जो कक्षा है ये एक 6 बजे होगी क्लास और एक 9 बजे होगी। ठीक है जी, 9 बजे रिवीजन करेंगे कल वाले टेस्ट का, और 6 बजे जो है वेदांत सार वाली जो क्लास है, अंतिम क्लास इसकी होगी। ठीक है, तो चलिए शाम को मिलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। रिकॉर्डिंग कुछ समय बाद आप लोगों को मैं भेज दूंगा। ठीक है, सभी को नमस्ते। नमस्कार। जी, सभी को नमस्ते। भ्राता जी नमस्ते।